नमस्कार। स्वामी न्यूज के आज एक विशेष कार्यक्रम जिसमें उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हम लोगों के साथ में हैं। उस अजमेर और उद्योग के बारे में हम चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज हमारे साथ में है उद्योगपति आर.एस. चौयल साहब। आर.एस. चौयल साहब सिर्फ उद्योगपति नहीं है, आपने लेखन की दृष्टिकोण से मोटिवेटर के रूप में आप हमेशा इस शहर के अंदर जाने जाते हैं। अजमेर में नहीं, आपकी पहचान पूरे देश भर में आज की तारीख में मानी जाती है। आप कई संस्थाओं के सदस्य होने के साथ साथ कई अपनी जगहों पे लोगों को मोटिवेट करने के अंदर कहीं किसी तरीके से पीछे नहीं रहते। हमारे साथ में है गिरधर तेजवानी जी। गिरधर तेजवानी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और वरिष्ठ पत्रकार होने के अलावा आपने अजमेर एट ए ग्लांस जैसा एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ के जरिए से अजमेर के इतिहास के बारे में लोगों को मालूम पड़ा। आज अजमेर के अंदर अजमेरनामा के नाम से आप एक पोर्टल चला रहे हैं, जिस पोर्टल के जरिए से लोगों को बहुत सारी जानकारियां, जो बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी है, वो आप तक जानकारी पहुंचती है। हमारे साथ में है सीए अजीत अग्रवाल जी। सीए अजीत अग्रवाल जी सिर्फ सीए ही नहीं है, आप उद्योगपति हैं, आपकी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और उसके अलावा लघु उद्योग भारती के इस समय अध्यक्ष के रूप में भी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। आप लोगों का सभी का इस पैनल के ऊपर स्वागत है। मैं सबसे पहले आर.एस. चौयल साहब से निवेदन करूंगा कि आप बताएं कि इस समय उद्योग की स्थिति क्या है और इस समय उद्योग के अंदर जो इस लॉकडाउन की वजह से जो परेशानियां आ रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, जो इंडस्ट्री जो, क्योंकि आप आर.एस. चौयल साहब सिर्फ अपनी खुद की इंडस्ट्री का नेतृत्व नहीं करते, पूरी इंडस्ट्री के अंदर आपका पूरा जुड़ाव रहता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप बताएं कि क्या इंडस्ट्री इस समय जो सर्वाइव करने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उन पॉलिसीज के अंदर उनको आप लोगों को क्या और मिलता तो शायद और ज्यादा अच्छा होता, परंतु जितना मिला है उससे संतुष्टता कितनी है, उसके बारे में आप अपनी बात रखें। सबसे पहले तो कमल प्रकाश जी को और स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। कमल प्रकाश जी ने एक साथ इतने सवाल दाग दिए हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि एक करके मुझे उनका जवाब देना चाहिए। तो आज जैसा कि हम इस परिचर्चा में शामिल हुए हैं कि अजमेर और अजमेर के उद्योगों की क्या स्थिति है। देखिए, आज ना केवल अजमेर, ना केवल राजस्थान, ना केवल हिंदुस्तान, बल्कि पूरे विश्व में जो उद्योगों की स्थिति है वो एक इस तरह के कालखंड में है जहां पर उसको ना केवल आर्थिक दौर से बल्कि सभी तरीके से उसको संघर्ष करना पड़ रहा है। और ये केवल उद्योगों की स्थिति नहीं है, ये सभी वर्ण व्यवसायों की, सभी सर्विस की, नौकरियों की, बहुत सारे एरियाज में यही परेशानी है। तो जो सबसे बड़ी परेशानी कोविड-19 का ये जो कालखंड है, इससे कोई भी अछूता नहीं है और इससे अजमेर की इंडस्ट्री भी अछूती नहीं। अब बात आती है कि हमें किस तरह की परेशानियां आ रही। देखिए, जब कोई इंडस्ट्री लगातार इतने लंबे समय के लिए बंद हो जाती है तो उसमें बहुत तरह की परेशानियां आती हैं और किसी भी व्यवसाय को, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए सबसे जरूरी जो तत्व है वो है उसका अर्थ और उसका श्रम। अगर अर्थ और श्रम मैनेज हो जाएंगे इंडस्ट्री में तो बाकी सब चीजें धीरे धीरे मैनेज हो। अब जो श्रमिक की स्थिति है वो आप सबके सामने है कि किस तरीके से माइग्रेंट लेबर्स जो हैं वो अजमेर छोड़ के जा चुके हैं, जा रहे हैं और अजमेर में कुछ माइग्रेंट लेबर्स आए भी हैं। ये एक अपनी स्थिति है जिस पर हम अलग से पॉइंट पर बात कर लेंगे। जहाँ बात अर्थ की आती है तो जब कोई इनकम नहीं है, कोई सेल नहीं है, खर्चे एज इट इज हैं, चाहे वो बिजली के बिल हो, चाहे वो श्रमिकों का वेतन हो, चाहे वो बैंक का ब्याज हो, चाहे वो किस्तें हो, मतलब सारे खर्चे आपको उसी जगह पर खड़े हैं। और जब बात आती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज की तो वो पॉलिसीज ग्राउंड लेवल पर छोटे और मझोले उद्योगों तक कैसे पहुंचेगी या पहुंच रही है, इन सबको मिला जुला के ही किसी भी शहर की उद्योग की स्थिति बनेगी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इस चीज पर गौर करेंगे कि इन सब के साथ साथ, मैं पहले भी अपनी वार्ताओं में कह चुका हूं कि इंसान परिस्थितियों से
तब तक नहीं लड़ पाता जब तक उसके पास उचित मनोबल और उचित आत्मबल नहीं। तो एक इंडस्ट्रिस्ट होने के नाते तो ये बाय डिफॉल्ट जिसे कह लीजिए कि होता ही है। एक आम आदमी उद्यमी बनता ही तब है जब उसमें ये सारे गुण हो, जब उसमें परिस्थितियों को हैंडल करने के गुण हो, जो कैसी भी परिस्थिति में काम करने के लायक हो, नकारात्मकता से दूर रहता हो, तभी जाकर के वो उद्यमी बन सकता है। तो अजमेर का उद्यम जो है वो वापस से लाइन पे आएगा, और उसको लाइन पे लाने के लिए हमको क्या-क्या करना है, इसी परिचर्चा के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उसके लिए आपको धन्यवाद भी। मैं हमारे अजीत अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि आप बताएं कि इस समय जो गवर्नमेंट ने, जो एमएसएमई ने जो पूरी स्कीम्स निकाली है, 3 योजनाओं को एक साथ, 3 यूनिट्स को एक साथ करके एमएसएमई को जो नया रूप दिया है, उसका जो फंडिंग का जो एक रूप है, उसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है इंडस्ट्री वालों को, और उस इंडस्ट्री का जो उपयोग जमीन तक उतरेगा या नहीं उतरेगा, इसके बारे में आपका क्या मानना है? बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णानी जी। ये कार्यक्रम आयोजित करके अजमेर की इंडस्ट्रीज में एक विशेष रूप से एक मोटिवेशन, एक नॉलेज, तो जो आज एक निराशा का भाव है, और जैसा कि हमारे मित्र चोयल साहब ने कहा कि एक मनोबल की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम आज एक नए मनोबल का संचार करेगा, और हमारे उद्योगपतियों में, हमारे मित्रों में जो इस सारे एक अभूतपूर्व परिस्थिति की वजह से जो एक संशय की स्थिति पैदा हुई है, जो एक रुकाव की स्थिति पैदा हुई है, उसमें हम लोग उससे आगे बढ़कर कुछ और नई चीजों के साथ, नए स्पष्टीकरण के साथ, नए मनोबल के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। 3,70,000 करोड़ रुपए का एक विशिष्ट एमएसएमई के लिए पैकेज जो है सरकार ने घोषणा की, जिसमें 45 लाख इंडस्ट्रीज को 3 लाख करोड़ रुपए की सहायता, उसके साथ में 20,000 रुपए डिस्ट्रेस इंडस्ट्री के लिए, और 50,000 लाख रुपए, करोड़ रुपए फंडिंग के माध्यम से, इक्विटीज के माध्यम से, इस प्रकार से ये 3 मुख्य घोषणाएं हुई। इनको हम क्रम से समझें तो जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, वही सरकार ने इसकी आवश्यकता को समझा, ये जाना कि अर्थ एक विशिष्ट साधन है जिसके द्वारा उद्योग हमारा चलता है, और लिक्विडिटी क्रंच, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई लॉकडाउन से कि हमारा आपसी समन्वय, आपसी व्यापार, हमारा आवागमन सब बंद होने से हमारा जो पेमेंट था वो एक तरह से ब्लॉक हो गया। पेमेंट की आवक ब्लॉक हो जाना, और उसके बाद में हमारे जो खर्चे थे, बिजली पे थे, लेबर्स के ऊपर थे, और कई तरह के फिक्स खर्चे जो हमारे थे वो बराबर चालू थे। तो पेमेंट करते जाना है लेकिन पेमेंट आना नहीं। ऐसी स्थिति में हम एक लिक्विडिटी क्रंच में आ गए कि हमारे पास पैसे की तरलता की कमी हो गई। इस तरलता की कमी को सरकार ने समझा, औद्योगिक संगठनों ने हर स्तर के ऊपर ये प्रयास किया कि ये बात आगे तक पहुंचे। हमारे संगठन लघु उद्योग भारती ने भी इसी प्रयास के अंतर्गत राजस्थान के सभी उद्यमियों और कई संगठन को इकट्ठा करके, अनुराग जी ठाकुर हमारे माननीय वित्त राज्य मंत्री जी हैं, उनके साथ एक जूम बैठक का आयोजन किया, और उन्हें ये सारी चीजें बताई कि यदि वित्त का फ्लो प्रॉपर नहीं हुआ, यदि लिक्विडिटी एक व्यापारी के हाथ में नहीं आई, तो सारी दूसरी कोशिशें हैं वो फेल हो जाए। पहले चरण के अंदर केंद्रीय सरकार ने बैंकों के माध्यम से 10% एक्स्ट्रा फंडिंग करने की पेशकश की। अब उस एक्स्ट्रा फंडिंग की पेशकश के अंदर हमें दिक्कत ये आई कि वो हमें वास्तविक रूप से नहीं मिल पाई।
आज एक व्यापारी जो 1 करोड़ रुपए की फंडिंग लेके बैठा है, 2 करोड़ रुपए की फंडिंग लेके बैठा है, आप उसको 10 लाख या 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना चाह रहे हैं। उस एक्स्ट्रा फंड के एवज में आप उसको कहते हैं कि आपकी कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी क्योंकि ये लॉकडाउन की फंडिंग है। बहुत उत्साह का विषय था। लेकिन जब आप पहुंचते हैं कि हमें 10 लाख एक्स्ट्रा दे दीजिए और 20 लाख एक्स्ट्रा दे दीजिए, तो वो आपको कहते हैं कि आपकी मॉर्गेज को एक्सटेंड कराइए, आपके वैल्यूएशंस को रीअसेस कराइए। और इन सब चीजों के अंदर जो है आप 50,000, 60,000, 40,000, 20,000 रुपया आप खर्च कर दीजिए और एक पूरी प्रक्रिया से आपको जाना पड़ेगा। तो उसके अंदर वो 10% वाली जो स्कीम थी जो बैंकों ने एक्सटेंड करी थी, तो उसका कोई हमें धरातल पे कोई फायदा उसका मिला नहीं। इसके बाद आई अपनी 3 लाख करोड़ रुपए की स्कीम, जिसको सरकार ने कुछ उदारता पूर्वक एमएसएमई की डेफिनेशंस में परिवर्तन किया, एमएसएमई के टर्नओवर्स को बढ़ाया। मतलब कुल मिला के प्रयास ये किया कि ज्यादा से ज्यादा उद्यमियों को इस स्कीम का फायदा मिले, उसको आसान करने की कोशिश करी, उसको प्रोसेसिंग फीस उसके ऊपर नील करी। तो सरकार ने निश्चित रूप से जो पहले की स्कीम थी उसके बजाय एक बहुत अच्छी स्कीम दी है और इसके अंदर अभी लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे पहले एमएसएमई का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए अधिकतम निर्धारित किया था, तो आज उसको 200 करोड़ करने की भी बात हो रही है। तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट संवेदनशीलता से कार्य कर रही है, लेकिन परिस्थितियां अभूतपूर्व है। उद्यमी की समस्याएं जो हैं, वो ऐसी समस्याएं, इतनी विकट समस्याएं पहले कभी नहीं आई। तो आज ये असेस करना और इस बारे में बारीकी से विचार करना और उस पर फिर कार्य करना, ये सारी चीजें आज हमारे बस में नहीं आ रही हैं और हम बहुत अच्छे तरह से ना तो इस पे कंट्रोल कर पा रहे हैं और ना ही पूर्ण रूप से जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल सिद्ध हो पा रही हैं। इसके साथ में 2 छोटी स्कीम्स और थी कि जो छोटे एमएसएमई, जो छोटे उद्यमी स्ट्रेस में आ गए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उनको जो पेमेंट्स करने थे, ब्याज के भुगतान करने थे, वो नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए डिफॉल्टर की श्रेणी में, एनपीए की श्रेणी में वो आ रहे हैं। तो उनको फंडिंग करने के लिए एक 20,000 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड बनाया। बहुत अच्छी पहल, बहुत अच्छी शुरुआत। और एक वाकई में एमएसएमई के लिए इस परिस्थिति के अंदर उसकी इच्छा से डिफॉल्टर नहीं हुआ, उसकी गलती से डिफॉल्टर नहीं हुआ, परिस्थितिवश डिफॉल्टर हुआ और उस परिस्थितिवश डिफॉल्टर होने वाली यूनिट को 20,000 करोड़ रुपए का एक फंड बना के सरकार ने मदद करने की कोशिश की। लेकिन वो थोड़ा और होता, वो 20,000 करोड़ रुपए जो है एक तरीके से थोड़ा ऊंट के मुंह में थोड़ा जीरे के समान ही हो गया। तो वहां अपेक्षाएं जो है वो पूर्ण नहीं हुई और उससे जो बेनिफिट मिलना था वो जड़ों तक गया नहीं। तीसरा जो रास्ता बनाया सरकार ने वो था आईपीओ फंडिंग का। उन्होंने एक 10,000 करोड़ रुपए के फंड के माध्यम से लेवरेजिंग करी, लेवरेजिंग से 50,000 का फंड, करोड़ का फंड क्रिएट किया और उसको ये कहा कि जो स्टार्टअप और जो नई इंडस्ट्रीज हैं जिनको आईपीओ लाने हैं, जो इस समय में डिस्टर्ब हो गए हैं या जिनकी जो पूरी एक लाइन ऑफ एक्शन चल रहा था इक्विटी रेस करने का, वो नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक 50,000 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा करी, जिसके माध्यम से इन आईपीओ की फंडिंग की जाएगी या जिनके माध्यम से एक तरलता का इंजेक्शन ऐसे फंडिंग्स को लगाया जाएगा कि जिससे उनकी स्थिति संभल सके और वे अपना जो निर्धारित कैलेंडर है, एक निर्धारित शेड्यूल है, उसको अचीव कर सकें और उसको अचीव करके अपने जो गोल हैं उसको अटेन कर सकें। तो इस प्रकार से ये शॉर्ट में 3,70,000 करोड़ रुपए की योजनाएं थी जो उद्यमियों को मिली और उद्यमियों को मिलकर के और अभी तक कोई विशेष प्रभाव छोड़ नहीं पाई हैं। लेकिन गवर्नमेंट सतत निरंतर नए कार्य कर रही है, नई घोषणाएं कर रही हैं। उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 3,70,000 करोड़ रुपया या इससे जो भी और धनराशि बढ़ती है या बैंकों का इसमें कोई और सहयोग मिलता है, तो उससे निश्चित रूप से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारे सामने आए। मैं अजीत जी वैसे एक आपसे एक इसमें निवेदन करके पूछना चाहूंगा
कि क्या आप ये बताएं कि जिन लोगों ने लोन ले रखे हैं, जिन लोगों ने लिमिट ले रखी है, उनको तो फंडिंग के लिए कुछ पेमेंट मिलने की संभावना है, परंतु किसी ने जिसने आज तक कोई किसी तरीके का बैंक का लोन नहीं ले रखा है, किसी तरीके की लिमिट नहीं ले रखी है, तो क्या उसको भी फंडिंग होगी क्या इस वाले अमाउंट में? देखिए, जो नए उद्यमी हैं, जो नया ग्रीन शू प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, तो उनके लिए जो स्कीम्स चल रही थी, जो मुद्रा योजना चल रही थी, जो भी सरकारी स्कीम चल रही थी, उसमें अब और बेनिफिट हो गया। उसमें अब और इजाफा ये हो गया कि पहले मात्र 25 करोड़ तक के लिए यूनिट्स थी, वो एमएसएमई में थी। अब उसको 100 करोड़ और अब उसके बाद 200 करोड़, तो उसका जो दायरा था, जो स्कोप था उन स्कीम्स के इम्प्लीकेशन का, तो निश्चित रूप से इन घोषणाओं से वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। चाहे वो एग्जिस्टिंग उद्यमी को कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, ये एक अलग बात है, लेकिन जो नए उद्यमी हैं उनके लिए निश्चित रूप से जो उनका प्लेटफॉर्म था वो बड़ा हुआ है और जो उनका रोड मैप था वो इजी हुआ है। गिरिधर तेजवानी जी हमारे बीच में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आप उद्योग के अंदर खुद ने स्वयं तो उद्योग नहीं किया, परंतु अजमेर शहर के अंदर जितने भी उद्योग अजमेर में आज की तारीख में पनप रहे हैं, उनको बारीकी से पैनी नजर बनाकर आपने रखा है। उसके अलावा आपने अजमेर एट ए ग्लांस के अंदर भी जिस तरीके से उद्योगों के बारे में जिस तरीके की बात कही है, निश्चित रूप से उन शब्दों के अंदर यदि बहुत चैन से देखें तो आपकी उसमें बहुत पैनी नजर है कि उद्योग कैसे और किस तरीके होते हैं। आप अपनी बात एक बार रखें कि क्या इस समय जो उद्योग हैं उनको इन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, या जो आप विषय आप अपने हिसाब से रखना चाहें वो बताएं। सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय चौयल साहब का साधुवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो ये बहुत सोच समझ के कमल प्रकाश जी ने जो ये परिचर्चा रखी है और उसको एक दिशा प्रदान की और बेहतरीन जिस डायरेक्शन में चर्चा जानी चाहिए थी उस तरफ उसको भेजा। और उसके बाद में आदरणीय अग्रवाल साहब ने जितनी विशेषज्ञता के साथ में अपनी बात रखी, उससे लगता है कि हम अजमेर के जो लोग हैं, हमारे यहाँ ऐसे बहुत वैचारिक रूप से बहुत संपन्न लोग मौजूद हैं जो कि न केवल अजमेर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जो परिदृश्य हैं उसको ठीक से अध्ययन करते हैं। लेकिन मैं असल में, क्योंकि जो मूल जो विषय था जो मेरी जानकारी में था कि हम आज जो परिचर्चा में बैठे हैं वो मूल रूप से अजमेर और यहाँ का उद्योग, उसकी जो वर्तमान में स्थिति है, केंद्र की जो स्कीम्स हैं, राज्य सरकार के जो रिलैक्सेशन है, उन सबको मिला के वो अब किस दिशा की ओर बढ़ेगा। मैं स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि हम जैसा कि अभी कमल प्रकाश जी स्वयं केवल मुझे क्रेडिट दे रहे थे अजमेर एट ए ग्लांस की, बेसिकली उसमें स्वयं कमल प्रकाश जी का, सुरेश गर्ग जी का भी योगदान है। ठीक है, उसका लेखन मैंने किया। उस पुस्तक में आदरणीय चौयल साहब ने एक बहुत शानदार आर्टिकल दिया था। चौयल साहब को ख्याल होगा, मतलब आज से 8-10 साल पहले आपने बताया कि अजमेर में मतलब अजमेर की क्या तो स्थिति रही, मतलब अंग्रेजों के जमाने से किस तरह से जो है अजमेर में औद्योगिक क्रांति की जो संभावनाएं थी, उसमें किन वजहों से जो है वो विकास नहीं हो पाया। उसके बावजूद उन्होंने एक नया दृष्टिकोण रखा कि मतलब पानी यदि नहीं भी है हमारे यहाँ, उसके बावजूद हम ऐसे उद्योगों को विकसित कर सकते हैं जिनके बारे में हम आमतौर पर धारणा रखते हैं कि भाई अजमेर में क्योंकि पानी की कमी रही शुरू से, इसीलिए यहाँ औद्योगिक विकास नहीं हो पाया। तो चौयल साहब को ख्याल होगा कि उन्होंने कौन कौन से उद्योगों के बारे में ये बात रखी थी। एक बात, दूसरा मैंने अभी दैनिक भास्कर में भी एक जो परिचर्चा का सिलसिला चल रहा है विशेष रूप से उद्योगों के लिए, उसमें भी मैंने आदरणीय चौयल साहब का कुछ वक्तव्य मैंने देखा था। मैं चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके केवल अजमेर में जो उद्योग हैं अभी वर्तमान में, एक तो वो उनकी क्या स्थिति है और उसमें क्या सुधार लाया जा सकता है, दूसरा इसके अतिरिक्त और कौन से नए उद्योग हैं जिन पे काम किया जा सकता है। मैं समझता हूँ चौयल साहब यदि आप इस पे अपनी बात रखेंगे तो हमारा अच्छा ज्ञानवर्धन होगा। 2-1 सवाल हैं वो मैं जरूर बाद में करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले अजमेर के जो वर्तमान में उद्योग हैं या जो नए स्थापित हो सकते हैं उन पे क्या किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने तेजवानी साहब, क्योंकि मैं खुद एक उद्योगपति हूँ और अजमेर में पिछले काफी लंबे समय से खुद इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, और क्योंकि मेरा एक रुझान का क्षेत्र मोटिवेशन भी है। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि मोटिवेशन जो है वो कुछ किताबी है, जबकि ऐसा नहीं है।
मैं अजमेर के सभी तरह के इंडस्ट्रीज से अभी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें बड़े इंडस्ट्रीज भी है अजमेर के और कुछ छोटे भी हैं। तो जो मैं मनोबल की बात की है मैंने बहुत सोच समझ के आज यहाँ पर ये बात उठाई। ऐसा नहीं है कि अजमेर के उद्योगपतियों का मनोबल कुछ कम हुआ है या वो तनाव में है। वो तनाव में नहीं है, उनका मनोबल ऊंचा है, वो लड़ेंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि जब बात आती है कि सभी अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि एक बहुत छोटी सी साइकोलॉजी हुआ करती थी जो स्कूल के टाइम में आप में, मुझ में, सब में हुआ करती थी कि सब जब एग्जाम देने जाते तो सब कहते थे मेरे को तो कुछ नहीं आता और मैंने तो पढ़ाई भी नहीं की है, मेरे को तो याद भी नहीं है। लेकिन वो मन ही मन जानता था कि वो पूरी रात पढ़ा है और पेपर बहुत अच्छे से देगा, अच्छे नंबरों से पास होगा। तो मैंने अजमेर की इंडस्ट्री में एक चीज महसूस की है, बल्कि अजमेर की नहीं बल्कि राष्ट्रीय परिदृश्य से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैंने महसूस किया ये कि हर आदमी लड़ने के लिए तैयार है, सक्षम है अंदर से अंदर, लेकिन क्योंकि अपनी कमजोरी बतानी है लोगों को और वो अपनी कमजोरियां बता रहा है कि मैंने तो इस विषय में कुछ भी नहीं पढ़ा, मुझे तो पता ही नहीं था पेपर में क्या आएगा, इस तरह की वो साइकोलॉजी डेवलप कर रहा है। लेकिन यहीं पे वो अपना नुकसान कर रहा है। अक्सर जब मैं कभी भी ऐसी बात करता हूँ तो इसको कुछ लोग कह सकते हैं कि शायद ये बड़बोलापन है या शायद ये कुछ किताबी ज्ञान है। लेकिन जब कभी भी आप किसी बड़े उद्योगपति को पढ़ो, आप किसी ऐसे को पढ़ो जिसने किसी भी क्षेत्र में बड़ा काम किया है, तो सबसे पहली चीज तो है कि हम सेल्फ कन्विंस कितने हैं। तो अजमेर का उद्योग अंदर से तो सेल्फ कन्विंस्ड है, ये मुझे पता है, क्योंकि अधिकांश इंडस्ट्रीज खुल चुकी हैं, सब अपने अपने तौर पे काम कर रहे हैं। लेकिन जब कभी भी वो किसी वार्ता में शामिल होते हैं तो वो सबसे पहले यही बताना शुरू कर देता है कि मेरे को तो कुछ नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं है। कारण एक छोटी सी बात है सर, जो भी परिदृश्य बन रहा है मार्च, अप्रैल, मई और मई के मिड में फैक्ट्रियों को खुल जाना, यानी कि तकरीबन 1.5 से 2 महीने का एक ऐसा पीरियड रहा जिसमें इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा सफर किया। अब आप अजमेर की इंडस्ट्री के कुछ सेगमेंटेशन करें तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा कर रही थी, तो उनके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि उनके पास लिक्विडिटी थी या है, तो वो उस क्रंच को सहन कर जाएंगे। लेकिन बहुत बड़ा एरिया जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था लॉकडाउन से पहले, तो वो पहले ही मुसीबत में थे और लॉकडाउन से उनकी मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई। एक तीसरे नंबर की वो फेज है, मैं फेजेस इसलिए बना रहा हूँ ताकि हमको अजमेर की इंडस्ट्री को समझने में आसानी हो जाए। और ज्यादातर इसी तरह के सेगमेंट आपको हर जिले में मिलेंगे। तो तीसरा वर्ग वो वर्ग था जो हमेशा तकलीफ में ही रहता है, चाहे उनके पास कितना भी आनंद का सब्जेक्ट हाथों हाथ क्यों ना हो, वो हमेशा तकलीफ की बात ही करेगा। तो अभी इन तीनों को अगर एक जगह पर रखें तो वो किसी भी जगह का परिदृश्य बन जाएगा। अब अगर हम पहले नंबर को बाहर कर दें कि साहब वो तो साधन संपन्न है, और अगर किसी भी इंडस्ट्री ने अगर इतना भी नहीं कमाया हो कि वो अपने आप को सस्टेन कर सके 1.5 महीना 2 महीना, तो फिर इंडस्ट्री चलाने पे वैसे भी प्रश्न चिन्ह है। एक परेशानियां तो हैं, आएंगी और रहेंगी। जब शुरू किया था तब आपने 16 डिपार्टमेंट से सामना करके अपनी इंडस्ट्री की शुरुआत की थी। रोज एक नई मुसीबत आपके पास आई ही होगी, तब आपने अपनी इंडस्ट्री को चलाया होगा। फाइनेंशियल क्रंचेस रहे होंगे, जैसा कि भी आदरणीय अजीत जी भाई साहब ने कहा। अजीत जी भाई साहब को ध्यान होगा कि अभी एक ऐसी जूम मीटिंग में एक बात चली थी जिसमें कहा गया था कि सिडबी को 1500 करोड़ रुपए दिए गए और ये कहा गया कि 5% ब्याज पर जो है बिना कोलेट्रल के ये पैसा एमएसएमई को बांट दिया जाए। अब देखिए कितनी अच्छी स्कीम है। अगर मैं एफडीआर कराता हूँ तो मुझे 6.5 से लेकर के 7.5% अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो ब्याज मिलता है। मैं लोन लेता हूँ तो 9 से लेकर 13% तक ब्याज देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट 5% पे दे रही है, तो इसका क्या हुआ? इसका ये हुआ कि वो योजना 2 दिन में ही बट गई। लेकिन किसको बट गई ये पता नहीं, ये खोज का विषय है। वो आप पत्रकार लोग हैं, उसको खोजिए, जानिए कि भाई वो पैसा कहाँ गया। 1500 करोड़ रुपया 4 दिन में ही बट गया। पहले था कि स्कीम अभी आई नहीं है, बाद में आया कि ये तो स्कीम आके चली हुई गई। तो ये दौर आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अभी जो है वो मेन चीज ये है कि अजमेर का उद्योग जो है वो अच्छी स्थिति में है साहब, चलेगा और आगे बढ़ेगा। कारण क्या है कि उद्योगपति का मनोबल वैसे ही कमजोर नहीं होता, वो 10 चीजों को हैंडल करके चलता है तो वो चला लेगा, इस चीज को भी चला लेगा।
अब बात आती है कि उद्योग को अगर हम एक परिवार मानते हैं तो उसके बहुत सारे हिस्से हैं। पहला हिस्सा उद्योगपति खुद, जो एक मुखिया के रूप में है, उसके बाद उसके श्रमिक, उसके बाद उसके वेंडर, उसके बाद उसके कस्टमर। अब अगर ये सब आपस में मिलजुल के बैठ के एक दूसरे की तकलीफ को समझ लेंगे, यानी कि जैसे मैं मेरे कस्टमर से पैसा आने का इंतजार तो कर रहा हूँ, लेकिन अपने वेंडर को दूंगा नहीं तो भी साइकिल नहीं चलेगा। मैं अपने वेंडर्स को पैसा देता रहूंगा और मेरे कस्टमर मुझे पैसा नहीं देंगे तो भी साइकिल नहीं चलेगा। तो यहाँ पर लोकल फॉर वोकल जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसको हमको काम में लेना चाहिए। जितने ज्यादा वेंडर्स हम अजमेर लोकल में बना सकते हैं हमको बनाना चाहिए। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि ज्यादातर लोगों का रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, लेकिन फिर भी परिस्थितियां क्योंकि असामान्य है, उस असामान्य परिस्थिति में जब हम अंदर में उतरेंगे, गहराई में उतरेंगे, तो कुछ ना कुछ हल तो मिलेगा ही मिलेगा। अब बात यहाँ पर ये एस्टैब्लिश्ड है कि अजमेर की इंडस्ट्री चालू हो चुकी है, पटरी पर आने लगी है। उसके कुछ आपने देखे भी होंगे कि मैंने खुद को प्रस्तुत किया कि भाई जैसे हमने एक एक्सपोर्ट का ट्रक भेजा तो कि भाई इसकी फोटो आप अखबार पर डालिए। जनरली लोग अपनी इस तरह की इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करते हैं, लेकिन वो शेयर करने के पीछे पर्पज ही यही था कि लोगों का मनोबल बढ़े, लोगों को ये लगे कि उद्योग धंधे वापस पटरी पे आ रहे हैं, आएंगे। और इसमें जब तक हम इस 4 पार्ट को अपना पार्ट मान लेंगे, हर कोई इस परिवार को अपना परिवार मान लेगा, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वेंडर्स हो, चाहे कस्टमर्स हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ना केवल अजमेर की बल्कि इंडस्ट्री का तो चलना यूं समझ लीजिए कि जरूरत है, नेसेसिटी है आज की, हमको चलाना पड़ेगा। अब बात आती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज की, तो उस पर प्रकाश अजीत जी ने डाला ही अभी, मैं अपनी बात को संक्षिप्त करूंगा। तो आपको गवर्नमेंट से हेल्प मिल जाए सोने पे सुहागा है, और अगर नहीं मिले तो बिना हल्ला किए आपको क्या करना है, या आप छोड़िए, आप क्या करते आ रहे हैं वही करते रहिए, तो आपकी इंडस्ट्री को पनपने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। इतना मैनेजमेंट तो हमको आता ही है ना, इतने सालों में हमने इतना तो सीख ही लिया है कि किससे लेना है, किसको देना है। वो करेंगे तो इंडस्ट्री चलेगी, धंधा चलेगा, कोई नहीं रोक सकता उसको आगे बढ़ने से। मुझे ऐसा लगता है उसको मैं 1 मिनट मैं उसमें थोड़ा बात को जोड़ना चाह रहा हूँ। आदरणीय चौयल साहब क्योंकि मतलब एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो लोगों के अंदर मोटिवेशन पैदा करते हैं, तो इनकी सोच में और जो धरातल पे जो स्थिति है, मुझे ऐसा लगता है उसमें कुछ फर्क होना चाहिए। अब एक बात। सर दूसरा, मैं आपकी बात को बीच में काट रहा हूँ, सवाल को। जो आपने कहा ना कि धरातल में, मेरी सोच में और धरातल में, यही मुझे मेरे मित्रों से, इंडस्ट्री के पर्सनल मित्रों से सुनने को मिलता है कि साहब ये सब बातें किताबों में अच्छी लगती है, लेकिन साहब ये बात किताबी नहीं है। क्योंकि मैं उस परिवार से आया हूँ जो बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि से, जिसने बिजनेस किया है, उसने मतलब उस पृष्ठभूमि से आया हूँ जिसके पास कैपिटल नाम की कोई चीज ही नहीं थी, था तो केवल हौसला था, और वो हौसला इनहेरिटेंस हुआ। तो अच्छा, ऐसा नहीं है क्या, जैसा अक्सर मेरे को स्कूल में सुनने को मिलता था, लोग बोलते थे अरे तेरे पिताजी की फैक्ट्री है, तू जाके बैठ जाएगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था ये चीज सुनना। तो ऐसा नहीं है कि ये धरातल नहीं है, धरातल तो बनाना पड़ता है। आप अगर पीछे जाके अचीवमेंट्स देखेंगे तो यही सारी चीजें रही हैं जो धरातल के ऊपर नींव का काम करती है। कमल प्रकाश जी मुझसे तकरीबन 25 सालों से 30 सालों से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने इस यात्रा को देखा है, आपने भी देखा है बल्कि। नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपका दूसरा जो चेहरा है ना, वो भी मैं स्वामी न्यूज के दर्शकों को बताना चाहता हूँ। आप लघु उद्योग संघ की स्थापना में, उसको संचालन में आप उसका अध्यक्ष भी रहे हैं, तो मैं उस दिशा में निश्चित रूप से आपको ग्राउंड के लेवल की पूरी जानकारी भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसका लाभ जो है ना, वो ग्राउंड लेवल पे जो उद्यमी है उसको मिलना चाहिए। तो मेरी ये सोच है कि लघु उद्योग संघ के बैनर पे या उसके तरफ से गवर्नमेंट की स्कीम्स को कैसे निचले स्तर पे पहुंचाया जाए, कैसे उद्यमियों को मोटिवेशन दिया जाए, इस पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए प्लीज। सर इस पे जो बात आती है, स्कीम की जो जानकारी की बात आती है, देखिए आज सबके पास स्मार्ट मोबाइल है। जो आपके मन में सवाल आए, ऐसा भी नहीं कि आपको सवाल आना चाहिए या आपके पास सवाल के शब्द होने चाहिए, कोई जरूरत नहीं।
आपको टाइपिंग भी नहीं आती है तो भी आप बोल करके उससे पूछ लीजिए, वो सब कुछ बता देता है। अब ये है कि वो इंफॉर्मेशन जो मोबाइल पे अवेलेबल है, क्या वो वास्तव में अवेलेबल है? तो वो वास्तव में अवेलेबल तो है, लेकिन उनके लिए जो जानकारी रखते हो। अगर आपके पास मैनेजर से सवाल पूछने का साहस है तो आपको मुद्रा में भी लोन मिलेगा, आपको हर स्कीम का लाभ मिलेगा अगर आपको अपने सवाल करना आता है तो, और नहीं आता है तो फिर आपको दूसरे का मुंह देखना ही पड़ेगा। स्कीम बहुत है, गवर्नमेंट के पास बहुत स्कीम है। जैसे मैंने आपको कहा कि 1500 करोड़ रुपया 4 दिन में बट गया, तो ये वो कौन लोग थे जिनको बट गया? ये वो लोग हैं जिनको सवाल करना आता है। अच्छा, जिसको सवाल करना नहीं आता वो बैठे रह गए, वो पूछ ही नहीं पाए, वो देख ही नहीं पाए। तो सर बहुत सारी स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स का खुलासा यहाँ करें तो घंटों का एक सेशन चाहिए। इतनी स्कीम उद्योगों के लिए नहीं वो नहीं, मैं दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि आपका जो बैनर है, उस बैनर के माध्यम से आप जैसे अनुभवी जो लोग हैं, चाहे सेमिनार्स के माध्यम से या कोई इस तरह के कोई वर्कशॉप वगैरह आप कर ले यहाँ के उद्यमियों के ले, तो शायद मैं समझता हूँ कुछ लाभ मिल सकता है। ऐसा मेरा सोच ये करना चाहिए। और आदरणीय कंवल प्रकाश जी से आप निवेदन करिए कि वीक में एक बार या 15 दिन में एक बार इस तरह का सेमिनार करें, और जो अजमेर के अच्छे उद्योगपति है उनको बारी बारी से बुलाए और उनसे उनकी सक्सेस स्टोरी पूछने के अलावा उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है कि वो किस तरीके से नए आने वाले युवाओं को या जो लोग नया बिजनेस लगाना चाहते हैं उनको कैसे मदद कर सकते हैं। सर मेंटर बैंक इसको कहा जाता है, अच्छे प्लेटफॉर्म पे मेंटर बैंक है, तो आज इस परिचर्चा का ये लाभ तो मिलना ही चाहिए। कंवल प्रकाश जी से और आपसे ये निवेदन है कि अजमेर में एक मेंटर बैंक बनाया जाए, मतलब एक गुरुओं का संग्रह बनाया जाए जहां से तो आपने बना ही रखा है, आपने बना ही रखा है वो तो आपने ब्रेन सोसाइटी पहले से ही बना रखी है। बिल्कुल सर, उसके कारण ही हम लोग वो सारा काम कर पाते। तो उसमें हम लोग आज इस मंच से बिना कंवल जी की अनुमति लिए ये कह सकते हैं कि अगर अजमेर में किसी को उद्योग लगाना है तो वो कंवल जी से संपर्क करे। कंवल जी जो है अपने आप उसको उस व्यक्ति तक पहुंचा देंगे। राजेश श्याम जी साहब, आप लोगों की वजह से ये सारे हौसले बन पाए, नहीं तो अपन तो क्या थे, आपको भी मालूम है सब चीजों को। मैं अजीत अग्रवाल जी से मैं निवेदन करूंगा, मुझे यहाँ बताएं कि जो अब राजस्थान के अंदर जो पलायन होकर जो प्रवासी आए हैं, जो इंडस्ट्रीज कलकत्ता में इंडस्ट्री चला रहे थे, जो और स्टेट के अंदर इंडस्ट्री चला रहे थे, क्या आपको लगता है कि वो लोग जब अभी राजस्थान के अंदर आए हैं तो वो लोग राजस्थान के अंदर रहकर कुछ अपने इंडस्ट्रीज, कुछ उद्योग लगाने के ऊपर कुछ कार्य कर सकते हैं? बहुत दुखती हुई रग आपने छेड़ दी है, बहुत दुखती हुई। आज इस सारे लॉकडाउन के अंदर जो सबसे बड़ा दुख और जो सबसे बड़ा आक्रोश दोनों ही हमारे श्रम से संबंधित है। आज आप कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी समाचार सुन लीजिए, आज हम जो अपने श्रम का सड़कों पे हाल देख रहे हैं, आज हम अपनी ट्रेनों का हाल देख रहे हैं जो कहाँ से चलती हैं और कहाँ पहुंच जाती है, और जो हमारे लोग, हमारे अपने भारतवासी, हमारे अपने देशवासी जो भूख और प्यास से ट्रेनों में ही दम तोड़ रहे हैं, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ये कैसा मेरा 21वीं सदी का भारत है। एक कोरोना, जैसे ही कोरोना की दस्तक हुई, मोबाइल फोन पे हर रिंगटोन पे कोरोना का संदेश प्रसारित होना चालू हो गया। बताइए इस संदेश ने कितना बड़ा अवेयरनेस का काम किया। क्या हमारे मजदूर भाइयों के लिए हमारे पास में कोई संचार क्रांति का साधन नहीं कि हम उनको कोई आसान तरीके से हम उन्हें एक सूचना दे सकें, हम उनका पंजीकरण कर सकें, हम उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकें, हम उनके रास्ते में व्यवस्थाएं कर सकें? इतना बड़ा देश, इतनी व्यवस्थाएं, इतने बड़े बड़े महकमे, इतने बड़े बड़े विभाग, रेलवे विभाग तो अपने आप में ही जो एक अलग बजट वाला विभाग है, क्या ये विडंबना नहीं? क्या मतलब
ये परिवार की बात अभी अभी चोहेल साहब ने कही कि हम परिवार हैं, वेंडर है, श्रम है, उद्योगपति है, कस्टमर्स हैं, हम परिवार हैं। तो जो उद्योगपति ने मार्च की तनख्वाह घर बैठे दी, अप्रैल के अंदर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं लगभग हर उद्यमी ने करी, ना सिर्फ फैक्ट्री में करी बल्कि समाज में भी करी, और इस प्रकार से कोई भूखा नहीं मरे, कोई भूखा नहीं सोए, कोई बीमार से दिक्कत में नहीं आए, हर प्रकार की व्यवस्था करी। लेकिन इतने बड़े साधन संपन्न देश में इतनी बड़ी व्यवस्थाओं के रहते जिस प्रकार से आज हमारा श्रम और श्रमिक भुगत रहा है, वो बहुत बड़ी दिल की बात है, जो कि आज हमें सबको सोचना चाहिए कि क्या उसमें सुधार संभव नहीं था। क्या हम सब मिलकर एक परिवार के प्रकार से काम करते तो क्या हम गंतव्य तक अपने श्रमिक भाइयों को नहीं पहुंचा पाते। आज राजस्थान के अंदर सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3 लाख प्रवासी मजदूर आए हैं और 1 लाख यहाँ से गए हैं। तो इन आंकड़ों की माने तो हमारे पास 2 लाख मजदूर एक्स्ट्रा हैं। हमारे यहाँ से गए तो 1 ही लाख हैं और आए 3 लाख हैं, तो 2 हमारे पास में एक्स्ट्रा हैं। और संगठन स्तर पे, अखिल राजस्थान स्तर पे इसकी कार्य हम लोग कर रहे हैं कि किस प्रकार के मजदूर हैं और उनको लोकली हम लोग कैसे ज्यादा से ज्यादा काम दे सकते हैं ताकि उनको आगे बाहर जाना ही नहीं पड़े और इस तरह की परिस्थिति का सामना करना ही नहीं पड़े। पूरा इसका डेटा बेस हम लोग बना रहे हैं और हर जिले से हमने एक सूचना मांगी है कि कौन कौन से उद्योग ऐसे हैं, उस पे किस किस प्रकार के श्रमिक की आवश्यकता है। तो जो हमारे श्रमिक भाई प्रवास से आए हैं उन श्रमिकों को हम यहीं पे काम दे सकें और उनको जो है आगे वापस इस दर दर की ठोकरें नहीं खा करके यहीं अपने राज्य में, यहीं अपने गांव में, यहीं अपने शहर में उन्हें रोजगार मिल सके। मेरे को एक चीज इस बारे में बताएं कि जो अभी आपने बात बेसिकली श्रमिकों की कर दी, निश्चित रूप से प्रवासी श्रमिकों की बात निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही विषय रखा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। पर मैं इसमें दूसरी विषय से बारे में करना चाहूँ, जो प्रवासी उद्यमी जो बाहर चले गए थे वो उद्यमी भी बहुत सारे लौट के आए हैं, उसके बारे में आपका क्या मानना है? नहीं, मैं थोड़ा बीच में मैं जरा हस्तक्षेप करना चाहूंगा। जहां तक मेरी जानकारी है, अग्रवाल साहब ने जो विषय रखा है वो बिल्कुल मतलब वक्त के हिसाब से बहुत जरूरी सब्जेक्ट रखा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो स्थिति आई है, जबकि श्रमिक जा चुका है यहाँ से, तो अब वो श्रमिक को कैसे वापस लाया जाएगा इस पे विचार करना अब बहुत मुश्किल काम हो गया है। मुझे ख्याल आता है एक बहुत डिबेट चल रही थी कहीं पे, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और एंकर के बीच में काफी इस बात को लेकर के बहस हो गई। तब अशोक गहलोत ने कहा कि मैं रोक नहीं सकता हूं मजदूरों को, 2 महीने में वो अपने परिवार से दूर रह के और बीमारी के खौफ में इतना ज्यादा आतंकित हो चुका है कि वो मजदूर जाएगा ही जाएगा, मैं उसे रोक नहीं सकता, किसी भी सूरत में नहीं रोक सकता। उन्होंने ये समस्या रखी थी और आज बहुत सारा मजदूर जा चुका है, उसको वापस लाना बहुत कठिन है। मैं चोहेल साहब जरा इस पे थोड़ा सा अपना थोड़ा ध्यान आकर्षित कीजिए कि इसको कैसे इसका समस्या का समाधान होगा। मजदूर जब जा चुका है उसको वापस तो लाना बहुत मुश्किल है, लाया भी जाएगा, ऐसा नहीं है, वापस भी लौटेगा, लेकिन अभी टाइम लगेगा। वो परेशान हो गई है, वो परेशान हो गई है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अग्रवाल साहब ने बिल्कुल सही डायरेक्शन दिया है। चोहेल साहब थोड़ा सा इस पे भी अग्रवाल साहब ने, मुझे मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? हाँ आ रही है, आ रही है, बिल्कुल। आप लोगों की आवाज मुझे नहीं आ रही है। आपकी आवाज यहाँ से तो चालू है, आप देखिए उधर ही अपने कोई सिस्टम को चेक करो। मेरा जो हेडफोन है वो तो कनेक्टेड है, मुझे मेरी आवाज आ रही है। मेरे को, हमको आवाज आ रही है आपकी सबको। देखिए मैं एक मिनट, अग्रवाल साहब आपने बिल्कुल जो बात कही है वो निश्चित रूप से बहुत ही सही कही है, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। मैं आपको बताऊं कोई किसी तरीके की बात गलत नहीं है। श्रमिक बहुत ज्यादा परेशान होकर इस समय यहाँ से गया है। परंतु मैं इसके विषय के अंदर एक दूसरी बात और बात करना चाह रहा था कि जो श्रमिकों के अलावा बाकी जो लोग यहाँ से जो आए हैं बाहर से, जो इंडस्ट्रियलिस्ट राजस्थान के अंदर आए हैं, जो कलकत्ता से आए हैं या अदर स्टेट से आए,
वो लोग भी राजस्थान में वापस इंडस्ट्रियां लगाने के अंदर इंटरेस्टेड है, और साथ साथ विदेशी कंपनियां भी, जो विदेशी कंपनियां चीन से परेशान हो चुकी हैं, वो लोग भी राजस्थान के अंदर आना चाहती है। तो अजमेर के क्षेत्र को लेकर इसमें क्या स्कोप बन सकता है? एक स्वर्णिम अवसर है। देखिए, हम अंग्रेजी में कहावत बोलते हैं कि ब्लेसिंग इन, मेरी आवाज आ रही है आपको? हम अजमेर में एक नई कहानी लिख सके, इस प्रकार की आज हमारे पास परिस्थितियां हैं। हमारे पास में हवाई अड्डा है, हमारे पास डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, हमारे पास में बिजली की राजस्थान में अत्यधिक उपलब्धता है, आज हमारे पास में लैंड बैंक है, और थोड़ा सा एक पानी का इशू है, जिसमें भी कई इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनमें कोई पानी की विशेष आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अजमेर का पढ़ा लिखा समाज है। आज अजमेर के कितने ही विद्वान आईआईटी एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स अजमेर के बाहर कार्य कर रहे हैं, और कितने ही मेरे ऐसे क्लाइंट्स होंगे जिनके आज पैकेजेस लाखों करोड़ों रुपए में है, और वो ये चाहते हैं कि वो वापस अजमेर आके अपने परिवार में आकर के कुछ काम कर सकें, कुछ व्यवस्था कर सकें, और वो जो एक मेट्रो सिटीज में रहने का एक दंश भोग रहे हैं, एक समस्या उनको लग रही है कि मेट्रो सिटीज में वो एक बेहाल और एक असहाय स्थिति में है, तो वे निश्चित रूप से चाहते हैं कि अजमेर और राजस्थान के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं और बने। आज गुड़गांव के अंदर यदि आईटी हब बन सकता है, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि गुड़गांव और अजमेर के ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अंदर, के एक्सपर्ट्स अवेलेबिलिटी के अंदर, के इंफ्रास्ट्रक्चर में आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ अजमेर में संभव नहीं है, जो अजमेर में उपलब्ध नहीं है, और जो हम अजमेर में या राजस्थान में कर नहीं सकते। आज राजस्थान की सीमा पे यदि गुड़गांव डेवलप हो सकता है, तो फिर उससे आधी कीमत में हर चीज राजस्थान के कई शहरों में और विशेषकर अजमेर में उपलब्ध है। तो ये एक स्वर्णिम अवसर है, जिसमें गवर्नमेंट थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ऑलरेडी जो डेवलप्ड है उसको यूज करके और उस सही दिशा के अंदर यदि कदम बढ़ाए, और यदि हम उद्यमियों को प्रोत्साहित करें, तो निश्चित रूप से एक और गुड़गांव अजमेर में नहीं बन सकता, ऐसा मैं नहीं मानता। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसके अंदर मुझे लगता है कि अब जो अपन इस समय जो टूरिज्म है, जो टूरिज्म अजमेर के अंदर माना जाता है कि अजमेर के अंदर टूरिज्म का क्षेत्र रहेगा, तो टूरिज्म के क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि टूरिज्म किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है राजस्थान का, मतलब अपने अजमेर का किस तरीके टूरिज्म की दृष्टिकोण से क्या इंडस्ट्रियां ऐसी आ सकती हैं जिसके ऊपर अपन इन सब चीजों के बारे में सोच सकते हैं? सबसे पहले लॉकडाउन में टूरिज्म की स्थिति, आज यदि सबसे बड़ा व्यापारिक सेटबैक कोई इंडस्ट्री को लगा है, तो वो टूरिज्म, एंटरटेनमेंट और होटल इंडस्ट्री है। आज लॉकडाउन से और बीमारी के डर से हर आदमी अपने घर के अंदर रह गया है, बाकी संसार से कट गया है और घर के बाहर निकलने से डर गया है। आज होटल्स की स्थिति ये है कि जो उनकी आगे आने वाले 4 महीने 6 महीने की जो बुकिंग्स थी, वो लगभग कैंसिल हो गई। तो सबसे बड़ा जो ध्यान आज केंद्रित करना है, वो राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री पे करना है। और टूरिज्म इंडस्ट्री ऐसी है राजस्थान की जो एक विशिष्ट फॉरेन एक्सचेंज और यहाँ तक कि जो हमारा देशी पर्यटक है, और उसमें भी टूरिज्म के आप प्रकार देखिए कि आजकल हर एक किसी को ये इच्छा है कि राजस्थान चल के रॉयल वेडिंग की जाए। आज हमारे जो सिने कलाकार हैं, आप देखिए राजस्थान आकर के बड़ी बड़ी होटल्स के अंदर, जो बड़े बड़े प्रमुख उद्योगपति हैं, वो राजस्थान आकर के विशिष्ट स्थानों पे अपना जो है मैरिज डेस्टिनेशन बना रहे हैं। आज विशिष्ट कार्यक्रम, विशिष्ट इवेंट्स जो हैं, वो राजस्थान के अंदर हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर एक आवश्यकता है कि अजमेर का टूरिज्म, जो बेसिकली रिलीजियस टूरिज्म है, जो दरगाह और पुष्कर का टूरिज्म है, वो टूरिज्म एक दैनिक टूरिज्म है।
दैनिक टूरिज्म होने की वजह से यहाँ का टूरिज्म जो आता है वो यहाँ बड़ा खर्चा नहीं करता है, 1 दिन 2 दिन रहता है और जो हमारे मंदिर हैं, दरगाह है, उनका भ्रमण करके जो है वो वापस यहाँ से जयपुर, जोधपुर या अन्य स्थानों पे निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि अजमेर में कोई स्थान नहीं है। आज टॉडगढ़ का हमारा नेशनल ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और अजमेर इटसेल्फ में जो कोई बड़ा एंटरटेनमेंट की कुछ उपलब्ध कराए जाए और उसमें उद्यमियों को प्रमोट किया जाए कि वो एक बड़ा निवेश करके अच्छे एंटरटेनमेंट के संसाधन उपलब्ध कराएं। कोई यहाँ इतना ये अरावली के पहाड़ है, इनमें कोई एडवेंचर गेम्स, एडवेंचर ट्रैकिंग और इस तरह की चीजें उपलब्ध कराएं और सर्दी का जो यहाँ का इतना अच्छा मौसम होता है, उस मौसम के अंदर जो है हम उसको किस प्रकार से और कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से अभी बहुत सही समय है कि जब हमारे पास में एयरक्राफ्ट की फैसिलिटीज है, अच्छी ट्रेनों का अजमेर में ठहराव है और एक हर तरह की सुविधा और एक अजमेर का अपना जो पुरातन स्वाद है और जो सब चीजें हैं उनका हम बेनिफिट लेवें और उन सब के रूप में अब एक विशिष्ट तरीके से एक बात को मैं कोट करना चाहूंगा कि जो मोदी जी ने हर जिले में एक मुख्य पदार्थ को एक्सपोर्ट करने का एक जो यूपी के अंदर योजना तैयार की है कि जितने भी जिले हैं उनमें एक चीज को हम इतना प्रोत्साहित करें कि वो वहाँ की स्पेशलिटी बने और उस स्पेशलिटी को पूरी दुनिया जाने। इस प्रकार से अजमेर में एक नहीं, अजमेर में ऐसी 4 चीजें होंगी कि जिसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है और उस अंतर्राष्ट्रीय महत्व को समझने के लिए उसके लिए हम एक अभूतपूर्व एक ढांचा तैयार करें, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें और उसको हम प्रमोट करते हुए उस इंडस्ट्री को हम इस तरह से बढ़ाएं कि जो अजमेर की पहचान बढ़ेगी और अजमेर की पहचान जो है हजारों सालों से उस पे 4 चांद लगेंगे और टूरिज्म जो है विशेष रूप से हमारे लिए फलदायी होगा। बिल्कुल सही बात। राधेश्याम जी, चरण साहब, मुझे एक चीज का बताएं आप कि जो एम्प्लॉयमेंट है आज की समय में, जो एम्प्लॉयमेंट की जो बेसिकली जो श्रमिक चले गए, जो यहाँ पर श्रमिक आए हैं, उन श्रमिकों को किस तरीके की ट्रेनिंग की आवश्यकता रहेगी, किस तरीके के उनके लिए कोई ऐसा किस तरीके के एक प्राइवेट तरीके का कोई अपॉइंटमेंट का सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे वो आदमी टच करे, क्योंकि गवर्नमेंट के सिस्टम में किस तरीके से पहुंच पाएगा, किस तरीके से सिस्टम बन पाएगा, इसके बारे में आपका क्या मानना है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कमल प्रकाश जी। इसमें मैं आपको किस तरह की राय दूं, पहले मैं आपसे जान लेना चाहता हूँ। इसलिए जान लेना चाहता हूँ क्योंकि देखिए क्या होता है कि बहुत अच्छा मीठा मीठा बोलना है तो बोला जा सकता है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि एक ऐसी चीज पे बात की जाए जो रियली काम करे, तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट जो एक वर्ड है मेरे हिसाब से ऐसा कहीं नहीं। अब आप बोलेंगे साहब आप तो झुठला रहे सारे सिस्टम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बढ़ करके कहां से कहां पहुंच गई है और आप जो है अपनी ही बात पे बात कर रहे हैं। ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट उसके लिए है साहब जो काम नहीं करना चाहता या कम काम करके ज्यादा कमाना चाहता। अनएम्प्लॉयमेंट उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो काम करके कमाना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। आज आप अजमेर की इंडस्ट्री पर अपनी कार से घूमे, 90% इंडस्ट्री पे बाहर लिखा हुआ है हेल्पर चाहिए, वेल्डर चाहिए, फिटर चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, 90% इंडस्ट्रीज पे लिखा हुआ है। और उन लोग की परेशानी है कि आदमी नहीं मिलते। अब आदमी नहीं मिलते में वो ये भूल जाते, ये अब आगे से मैं बोलूंगा इंडस्ट्री वाले को कि वो लिखे काम के आदमी नहीं मिलते। आदमी तो बहुत तो काम करने वाले के पास काम की कोई कमी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगी, आगे भी नहीं रहेगी। कारण क्या है साहब? पहले एक कहावत थी कि रुपया खर्च करो, 1.25 रुपए का मजा लो, तो आदमी को रुपया खर्च करने में मजा आता है। रुपया खर्च किया और चवन्नी का ही आनंद नहीं आया तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है साहब, काम हर जगह पे काम करने वाले की कदर है, हर जगह पर है। आज हम खुद देख लेना साहब, 2 बेटे हैं, एक पिताजी के 4 बेटे हैं, उसमें से किस बेटे की कदर ज्यादा है?
उस बेटे की जो कहना भी मानता है, कमाता भी है, ध्यान भी रखता है, तो उसकी कदर ज्यादा होगी डेफिनेटली। तो मेरे हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। ये तो हो गई पहले वाले प्रश्न का जवाब। कड़वा हो सकता है लेकिन वास्तविक स्थिति यही, काम करने वाले के लिए कोई कमी नहीं है साहब। जो मेहनत करना चाहता है उसको आजीविका कमाने के 1000 अवसर मिलने वाले हैं। अगर 10 अवसर बंद हुए होंगे तो 100 नए अवसर खुलने वाले हैं कोविड के बाद। कोविड-19 के बाद में साहब किसी भी घटना के बाद, किसी भी दुर्घटना के बाद जीवन में कुछ चीजें खुल जाती हैं, कुछ बन जाती हैं, इस तरीके से होता आया है। कोई बड़ी बात नहीं है। अब आती है बात कि गवर्नमेंट का डेटा हमारे कैसे काम आएगा। तो देखिए जी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आज डेटा उपलब्ध है, सालों से है, लेकिन एक्चुअल में इंडस्ट्री में कितने काम आते हैं। भत्ता लेने के लिए वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन उसमें से कितने काम आ सकते हैं। ऐसे जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो अब चलिए ठीक है, जो हो गया उसको हम भूल जाते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। और नई शुरुआत करते हैं अजमेर से। हम एक ऐप बनाते हैं और ऐप के लिए भी कोई गवर्नमेंट की फंडिंग की जरूरत नहीं है। अजमेर में बहुत युवा हैं जो बहुत अच्छी ऐप्स बना रहे हैं, उनको एक फोरम पे इकट्ठा करते हैं, कुछ उनको मेहनताना देते हैं, एक ऐप बनाते हैं और उसमें कहते हैं कि रजिस्टर करिए अपने आप। पर रजिस्टर से पहले नीचे एक प्रतिज्ञा पत्र भर दीजिए कि साहब मैं काम करना चाहता हूं, मुझे काम चाहिए, मेरा काम देखो, उसके बाद मुझे पैसा देना। अब हो सकता है ये सरकारी नियमों की अवहेलना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है साहब। आज हर आदमी को उसकी मेहनत के बराबर पैसा मिलता है। शोषण के जमाने गए। आज हर आदमी चाहता है कि मुझे स्मार्ट आदमी मिल जाए, मुझे ज्यादा काम करने वाला आदमी मिल जाए, पैसे चाहे जो ले ले वो, बल्कि उससे पूछा जाता है आपको क्या चाहिए। अब वो जमाना है। तो डेटा बैंक बनना चाहिए, एक एप्लीकेशन बननी चाहिए अजमेर के लेवल पे। उसमें सभी तरह के जो भी जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं वो आने चाहिए और उसका डेटा का उपयोग जो है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि आज मैंने अपनी रिक्वायरमेंट डाली, ठीक उसी तरीके से जैसे पहले पंडित जी रिश्ते मिलाया करते थे, वो घर घर जाया करते थे, मैच बताया करते थे। फिर मैट्रिमोनीज आई, मैट्रिमोनीज ने कहा कि पंडित जी आप घर बैठिए, आप सब जगह के बच्चे हमको यही मिल जाते हैं। तो ऐसी एक जॉब मैट्रिमोनी, ऐसे पोर्टल्स बहुत हैं, लेकिन वो एक धंधा है। वो एक धंधा है कि वो आपसे पहली तनख्वाह आपसे ले लेंगे, एम्प्लॉयर से ले लेंगे ना। इसमें तो कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क रखिए आप इसको। लेकिन शर्त यह है कि भैया आप अपना एक्चुअल डेटा दीजिए, काम करने की इच्छा है तो इसमें अपना आपको एनरोल कीजिए, आपको जॉब मिलेगा। क्योंकि हर आदमी चाहता है, अच्छा आज जैसे मैं इंडस्ट्री की बात करूँ, वो नहीं चाहता कि आउट ऑफ स्टेट का आदमी उसके यहाँ रहे। वो चाहता है कि यहीं से मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया है, ट्रेन नहीं कराना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें नहीं होगी, घर जाके आएगा तो सैटरडे को जाएगा, मंडे को वापस जॉब पे लग जाएगा, तो बहुत सारे फायदे मिलेंगे इस चीज के। तो मेरा मानना तो यह है कि एक ऐप का डेवलपमेंट अजमेर में किया जाए जिसमें डेटा बैंक हो, जिसमें सभी तरह के जॉब रिक्वायरमेंट्स हो और प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे वो बने, तो निसंदेह अजमेर की इंडस्ट्री को भी फायदा मिलेगा, अजमेर के युवाओं को भी उसका फायदा मिलेगा। निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यदि इस तरीके की यदि ऐप बने, परंतु ऐप के अंदर यदि निःशुल्क बना दी तो कोई उसके अंदर कोई फायदा नहीं है, उसके अंदर किसी ना किसी तरीके का पैसा लिया जाएगा, तो निश्चित रूप से वो ऐप भी चलेगी और उस ऐप को चलाने का खर्चा भी निकलेगा और एम्प्लॉय जो आना चाहता है उसको मालूम पड़ेगा भैया मेरा पैसा लगा तो मेरे को कहीं पे जाना भी। निश्चित रूप से आपका कहना बिल्कुल सही है। वो देखिए आप अपने लेवल पे करा लीजिए उसको, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। किसी न किसी को तैयार करते हैं इस चीज के लिए, निश्चित रूप से उसके लिए भी एक रोजगार का साधन बनेगा। बिल्कुल बनेगा। अजमेर में बहुत से डेवलपर्स हैं सर, उनको काम में लीजिए। अजीत अग्रवाल, क्योंकि आप इसमें गिरधा जी बोल रहे हैं, बताएं गिरधा जी आप कंवर प्रकाश जी से और क्या क्या करवाना चाहते हैं? देखो साहब, मेरे दोस्त इसमें एक चीज है साहब, क्या है कि अब ये बात कुछ हंसी मजाक के बीच में थोड़ी वो भी हो जानी चाहिए। देखिए जिसके पास खूब काम होता है ना उसको और काम मिलता है, बेकार को कोई काम नहीं देता, बेकार को कोई काम नहीं देता।
अब इसमें से आप वो शब्द अपने जहन में नहीं लाएंगे जो इस कहावत में काम में लिया जाता। मेरा बेटा भी मुझे यही कहता है कि कितने मोर्चे खोल के काम करोगे आप, ये बताओ। एक्चुअली काम करने नहीं, वाले मैं तो एक जने को रोजगार देने की बात कर रहा हूँ आप, एक जने को किसी न किसी को रोजगार मिलेगा। जी जी टीम हमारे पास बहुत लंबी, आप जानते हैं, पूरे लोग करने वाले हैं, उन लोगों को भी काम चाहिए। मैं अजीत अग्रवाल जी आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि अब जो इस समय की जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में किस तरीके के उद्योग लोगों को लाने चाहिए, किस तरीके के उद्योगों को लाने से लोगों को फायदा मिलेगा? मतलब जो पुराने हैं, जो कर रहे हैं, अपने को देखा देखी का सिस्टम बहुत ज्यादा होता है कि कोई ने, एक ने मोबाइल की शॉप खोल ली तो सारी लाइन से मोबाइल की दुकानें खुल गई। किसी ने एक व्यवसाय, जैसे भी सैनिटाइजेशन का और मास्क का काम चालू हुआ तो सारे लोग मास्क और सैनिटाइजर का काम कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ इन सब चीजों से लंबी योजना के अनुसार ऐसे क्या काम है जिन्हें करना चाहिए और उन सब चीजों को लोगों को फायदा मिलेगा? मैं ये प्रश्न अजीत जी वैसे आपसे ही नहीं पूछ रहा हूँ, ये मैं गिरधर तेजवानी जी से भी निवेदन करूंगा इस बारे में, आप विषय पे बताएं, और राधेश्याम चौयल साहब से भी निवेदन करूंगा, और आप लोग जब बोलेंगे उसके मैं भी बोलूंगा। बिल्कुल, योजना आपके पास ज्यादा अच्छी है। देखो, मैं तो नोट करके सबकी बातें टिप्पणी मार के चलने वाला इंसान हूँ। नहीं, देखिए क्या है कि जैसे अभी आपने ये एक लाइन चल रही है इसके अंदर कि 51,000 रुपए में पंडित, खाना, बैंक्वेट हॉल, सोशल डिस्टेंसिंग सब उपलब्ध है। तो जब ये आपका मैसेज अजमेर के व्हाट्सएप ग्रुप्स में उसमें हुआ तो मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि यार इस आदमी में दिमाग तो है। भाई साहब, उस 51,000 रुपए की तो बात आपको बताऊं कि 51,000 रुपए का जो पैकेज का कागज है साउथ तक पहुंच गया और वो लोग कह रहे हैं कि वैसा भी है, हमारी बुकिंग करानी है। अब बताओ, साउथ वाला, बॉम्बे वाला, छत्तीसगढ़ वाला, बंबई वाला, दिल्ली वाला, जम्मू कश्मीर के अंदर, मतलब वो वहां से फोन आने लग गए। बताओ, वो स्वामी कहता पापा कौन सा नया गाँव आपने चालू कर दिया? इसमें ऑनलाइन का स्कोप निकल रहा है, मतलब आपका। अजीत अग्रवाल जी बताएं आप। जी, कोरोना ने हमें एक नई जीने की दिशा दी है। आज हम शादियों का परिप्रेक्ष्य लें, सामाजिक कार्यक्रमों का परिप्रेक्ष्य लें, हमारे काम करने की रीति नीति को देखें, हमारे बाजारों में जो भीड़ इकट्ठी होती है और व्यापार हम जिस तरह से करते हैं, तो हर तरह इस जीवन के नए तरीके और उन नए तौर तरीकों से ही हमें अब आगे चलना होगा। देखिए, आज हजारों साल, 100 साल हम परंपराओं को निभाते रहे और ये ऐसा नहीं हो सकता, ये वैसा नहीं हो सकता, और हम उनको आंखें बंद करके फॉलो कर रहे हैं। उसका कोई फायदा हो, उसका फायदा नहीं हो, उसके कितने दुष्परिणाम हो, लेकिन परंपराओं के नाम पर या हमारी एक सोच के नाम पर हमें इस कोरोना ने यथार्थ पे ला करके खड़ा किया है और हमारी सोच में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है कि ये काम ऐसे भी हो सकता है। हर चीज की एक नया तरीका, हर चीज का एक नई दिशा हमें, और उद्यमी तो सबसे पहले इसको पकड़ता है कि मुझे 2 पैसे का व्यापार इस नए तरीके में कैसे मिलेगा। क्यों? नई कमाई हरदम नई चीज में होती है। चीज को फॉलो करना, भीड़ का हिस्सा बनना, वो सब जो है एक मेहनत का एक रीजनेबल रिटर्न ही हमें वहां मिलता है। कोई विशिष्ट उसमें उपलब्धता प्राप्त नहीं हो पाती है। लेकिन जब हम नए परिवेश में नई बात सोचते हैं, नया आइडिया निकालते हैं, तो स्टार्टअप वही है। सही बात। और ये माहौल हमें इस कोरोना ने दिया है, और इससे मैं कह रहा हूँ कि व्यापार की दिशा और दशा दोनों बदलेगी और हम एक नए परिवेश के अंदर एक नए उद्यम के साथ में एक बहुत बड़ी प्रगति की तरफ आगे बढ़ेंगे। फिर वो चाहे हम चीन का रिप्लेसमेंट करें या फिर हम अपनी परंपराओं का रिप्लेसमेंट करें, लेकिन हम नए उद्योगों के साथ, नई रीति नीति के साथ में एक सफल उद्यमी की तरह आगे बढ़ेंगे, ये निश्चित है। बिल्कुल सही बात है। बहुत जज्बे वाली बात आपने कही अग्रवाल साहब,
और चौयल साहब, मैं समझता हूँ कि हमारा कार्यक्रम जो है वो पूर्णाहुति की और अग्रसर है। मेरा सिर्फ निवेदन ये है कि स्वामी न्यूज सोच है, ये जो कार्यक्रम आयोजित किया, परिचर्चा आयोजित की, और उसमें जी चौयल साहब आप बताएं, आपकी आवाज आ रही है? बुद्धिजीवियों ने इसमें शिरकत की, और मुझे लगता है कि अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमको इस दिशा में केवल ये हमारी चर्चा होके नहीं रह जाए, बल्कि चौयल साहब और अग्रवाल साहब जैसे और अपने जैसे जो बुद्धिजीवी हैं और जो उद्यमी भी हैं, उनको चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट से उद्योगों क्या बेहतर से बेहतर हो सकता है, उस दिशा में प्रयास करता हूं, तभी ये जो हमारी आज परिचर्चा है ये दिशा में जा पाएगी। सही बात। हाँ, राधे श्याम जी साहब, चौयल साहब आप बताएं कि जो नए जो उद्योग हैं, किन के अंदर, उद्योगों के अंदर व्यक्ति को भी इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ऐसे उद्योग लाने चाहिए। देखिए, जैसा अभी आजीत जी ने कहा कि स्टार्टअप के बारे में भी बताया। मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है। क्या आ रही है? बिना इको के आ रही है। ठीक है। तो अब जैसा कि आपने मुझसे सवाल पूछा कि बिना मतलब इन्वेस्टमेंट कितना किया जाना चाहिए। देखिए, ये तो आज की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में जो बिजनेस किया जा सकता हो। कम से कम इन्वेस्टमेंट का मेरा मतलब है कि जैसे आपको बिजनेस में कार की जरूरत है, तो उसके बजाय आप टैक्सी से काम चला लें ताकि आपका इन्वेस्टमेंट उसमें ना हो। इस तरीके से जो वाइस इन्वेस्टमेंट होता है, उस वाइस इन्वेस्टमेंट के को ध्यान में रखते हुए जो भी बिजनेस आपको लगता है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं, जिसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसकी फिजिबिलिटी आपने देखी हो, जिसके मार्केट का आपने सर्वे किया हो, जिसकी ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप निश्चिंत हो, तो वो ऐसे बिजनेस किए जा सकते हैं जो कोरोना से पहले भी किए जा सकते थे और कोरोना के बाद भी किए जा सकते हैं। तो मेन जो सोच है वो यही है कि मैंने तो चालू ही तो कर रखा है। आवाज आ रही है आप? अच्छा, नहीं आ रही है? चल मैं वापस करती हूँ। आ रही मेरे पास आ रही। वो शायद दीदी को जोड़ा था, मीनाक्षी जी को। हाँ जी। तो शायद वो उनमें आवाज में थोड़ी उनको प्रॉब्लम आ रही थी, फेस नहीं आ पा रहा था। जी बताएं। ओके। तो उसमें वाइस इन्वेस्टमेंट का होना बहुत जरूरी है। जरूरत से ज्यादा लोन ना लें, कोशिश करें कि कम से कम लोन में काम हो ताकि इंटरेस्ट और इन सब चीजों का भार जो है बिजनेस में नहीं पड़े। और जैसा कि अभी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं कि भाई आप लोन को बढ़वा लो और नए लोन ले लो। मैं तो अजमेर के मेरे भाइयों से निवेदन करूंगा कि कुछ दिन थोड़ी सी कम घी की रोटी खा लो, लेकिन लोन कम से कम, मतलब आसानी से मिल रहा तो भी मत लो। वैसे आसानी से मिल नहीं रहा, लेकिन यही है कि अजीत जी भाई साहब को ऐसी आ गई। तो हालांकि आपने बहुत संभाल के बोला और हम आपकी वो राजनीतिक मजबूरी समझ भी सकते हैं, लेकिन स्थिति तो यही है कि वो मिल नहीं रहा इतनी आसानी से। तो जो मिल नहीं रहा उसके लिए क्या तकलीफ की जाए। तो हौसले से और उन सब चीजों से काम बनता है। तकलीफ से आदमी लड़ता है, कहीं ना कहीं रास्ता मिलता है। आसान रास्ते की तलाश जो है वो मंजिल को दूर ले जाती है, मेरा मानना ये है। बिल्कुल सही। मीनाक्षी जी को हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उनकी आवाज तो हमारे तक आ रही है, परंतु शायद चेहरा उनका नहीं आ पा रहा है। मीनाक्षी जी बताएं कि आप सेपियन टूर से जयपुर से जुड़ी हुई हैं। बताएं कि इस समय ट्रैवल एजेंसी के अंदर इस समय किस तरीके के हालात हैं और ट्रैवल का क्या भविष्य दिखते में आता है आपको? ट्रैवल एजेंसीज का जो भविष्य है वो तो अभी कम से कम 6 महीने तक तो उम्मीद कम है उठने की। अभी जैसे कल ही फ्लाइटें स्टार्ट हुई और उसमें से सिर्फ
20% पैसेंजर जा सके, 80% पैसेंजर जा ही नहीं सके। उसकी वजह ये थी कि एयरलाइंस वालों को ये नहीं पता कि हमारी गवर्नमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। हर स्टेट ने अपने नए फॉर्म निकाले हैं, ई फॉर्म भरे हैं, और इसकी नॉलेज एयरलाइन के बंदों को नहीं थी, उन्होंने हमें नहीं बताई, तो हम आगे पैसेंजर्स को नहीं बता सके। इस तरीके से पर एयरलाइन ने एक बहुत अच्छा सिस्टम किया कि जितने भी 80% लोग नो शो हुए थे, उन सबके अनुरोध करने पे उनको नेक्स्ट डे के लिए कर दिया और उनको सारी चीजों से वाकिफ कराया। तो अभी उम्मीद की जाती है कि महीने दो महीने तो 5% पैसेंजर्स भी इस सुविधा का उपयोग नहीं कर पाएंगे, और आफ्टर दैट 2-3 मंथ्स के बाद में लोगों को धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएंगे, तभी फ्रीक्वेंटली जा पाएंगे। मैं गिरधर जी आपसे पूछूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सरकार जो सारी, क्योंकि इस तरीके की घटना पहले कभी देश में हुई नहीं है, सरकारें कुछ ऐसा नहीं लगता है कि कुछ सरकारें प्लान तो कर ले रही है, परंतु उनका एग्जीक्यूशन जिस तरीके से होना चाहिए बिल्कुल भी उस तरीके एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा। नहीं, देखो, आपस में हर स्टेट का कोऑर्डिनेशन ही नहीं है ना, बिल्कुल, और वो जो गवर्नमेंट करती है वो एयरलाइंस को नहीं बताती है। तो बेचारी एयरलाइन और गवर्नमेंट हर स्टेट की जब तक आपस में एक दूसरे को नहीं बताएगी तो कैसे काम चलेगा। शुरू में इंडस्ट्री का भी यही हाल था। लेकिन धीरे धीरे सब गिरधर जी बताएं कि आप क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट जो ये कर रही है, ये सारी जो पीजे प्लानिंग है, कहीं ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन का गैप बहुत ज्यादा है। देखो, हमारे देश में कम्युनिकेशन के गैप की एक बहुत बड़ी समस्या शुरू से मैंने देखी। आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स आती हैं, लेकिन ये कांग्रेस के लोग भी स्वीकार करते हैं, बीजेपी के लोग भी स्वीकार करते हैं, और अन्य बुद्धिजीवी भी स्वीकार करते हैं कि वो सारी स्कीम्स धरातल पे उनकी जानकारी हो ही नहीं पाती, और नतीजा ये होता है कि वो स्कीम वाइंड अप हो जाती है, उसका लाभ ही नहीं मिलता। ठीक इसी तरह से अभी वर्तमान में जो स्थिति है उसमें भी कोऑर्डिनेशन का ही अभाव है। आज एक छोटा सा उदाहरण दूं, यहाँ से राजस्थान से जो है आपने बसें यूपी के लिए भेज दी, उन्होंने बॉर्डर पे रोक दी। इसमें आलोचना का प्रश्न नहीं है कौन गलत है कौन सही है, लेकिन इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं है ना, और कोऑर्डिनेशन नहीं है उसकी वजह से इतना पैसा भी बर्बाद हुआ, मजदूर भी परेशान हुए। तो हमारे यहाँ जो कोऑर्डिनेशन की कमी है वो वाकई बहुत गंभीर है। और अब जैसे अभी इन्होंने, मीनाक्षी जी ने बताया, एयरलाइंस को पता ही नहीं है गवर्नमेंट क्या स्कीम लेके आ रही है, तो फिर उसका बेनिफिट यात्रियों को कैसे मिलेगा। कोऑर्डिनेशन का दूसरा एक चीज ये भी है, हम जानते हैं कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि हम सेंट्रल में जो स्कीम बनाते हैं, जो हम पैसा ग्राउंड के लिए भेजते हैं, उसमें 15 पैसा केवल ग्राउंड तक पहुंचता है, 85 पैसा बीच के सिस्टम में खत्म हो जाता है। ये सच्चाई है, और उसी सच्चाई को हम भोग रहे हैं। जी छोड़ दिया आपने। नहीं, पद छोड़ने का सवाल नहीं, जो फैक्ट है उन्होंने कहा था, उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए कहा था कि 15 पैसा पहुंचता है। इसका मतलब वो बीच के सिस्टम में, चाहे भ्रष्टाचार में किसी भी रूप में, वो चला जाता है। तो इसको समझना पड़ेगा, मतलब एक्चुअली उसका लाभ नीचे क्यों नहीं पहुंचता है, और उसमें हमारे यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, कई तरह की बातें हैं उसमें, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी इस तरह का है। तो अब उसके क्या उपाय हो सकते हैं, क्योंकि मेरा तो अनुभव यह है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार इतना अधिक है, मैं करूँ उसकी जितनी आलोचना की जाए तो बहुत कम। भ्रष्टाचार की भेंटी सारी चीजें चढ़ जाती है। स्कीम बहुत अच्छी बनती है, ऐसा नहीं है, जो स्कीम बनती है बहुत ही बढ़िया बनती है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आज एक यूरिनल बनता है नगर निगम की तरफ से किसी सड़क पे, है ना, उपयोगिता के लिए। तो जब बनता है तो उसमें सारे साधन, टंकी, नल, ये वो सब लगते हैं। मतलब हमारा जो श्री गणेश होता है वो तो बहुत बढ़िया होता है, बाद में उसका असर क्या होता है, उसका मेंटेनेंस नहीं होता, धरातल पे उस पर काम भी नहीं होता। तो ये हमारी प्रवृत्ति है। तो आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। कोऑर्डिनेशन के बिना हम उसका लाभ दे ही नहीं पाएंगे। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन सब चीजों के हिसाब से कहेंगे। मीनाक्षी जी, अब क्योंकि पहले उसमें इनका फेस, चेहरा आ नहीं पाया था, अब उनका चेहरा आ गया है। सेपियन टूर से आप जुड़ी हुई है, सेपियन टूर जयपुर से ट्रेवलिंग का काम करती हैं, और मेरी बड़ी बहन है, इसलिए इनको इन सब चीजों को नॉलेज भी है, इन सब चीजों, क्योंकि मैं अपना परिचय कराने में मेरे को कहीं ऐतराज भी नहीं है, क्योंकि आप अपनी जो 35 साल के अनुभव में, 35 साल में आपने ट्रेवल्स के काम के अंदर किया है,
तो निश्चित रूप से आपका अनुभव इस जगह पे ही है। आप बताएं, ट्रेवल एजेंसी में जो अभी समय आपको लगता है कि आने वाले समय के अंदर क्या भविष्य दिखता है कि जो वहां पे जो पैकेजेस जो चालू होने हैं या जो विदेशों में फ्लाइट जो चालू होनी है, उसके बारे में आपको क्या भविष्य दिखता है? अटक गया उनका। अरे डिस्कनेक्ट हो गई, 1 मिनट। हाँ नहीं, आपकी आवाज आ रही है, पता बोलो, नहीं आपकी आवाज आ रही है, हैंग हो गया। हाँ बताएं। अभी आ रहा है। हाँ, ट्रैवल एजेंसी का भविष्य तो ऑलवेज अब उज्जवल ही है। क्यों? क्योंकि आजकल जो भी कोई जना है, हर एक जने को एक चस्का लग गया है कि भैया हमें हवाई जहाज में बैठना है, घूमने जाना है। और अभी मैं घर बैठकर जब 2 महीने में मैंने तजुर्बा देखा, लोग इतने उकता गए, कम से कम मेरे पास 40 फोन आ चुके होंगे, मैम फ्लाइट्स कब स्टार्ट हो गई, हम तो भैया घर पे बोर हो गए, जैसे ही फ्लाइट स्टार्ट होगी हम तो घूमने जाएंगे। अरे कोरोना से यहाँ भी है डर, वहां भी है, जो होना होगा सो देखा जाएगा। निश्चित रूप से। और इस बार जो भविष्य उज्जवल है वो है इनबाउंड टूर। मतलब अब तक लोग यूरोप और यूएसए जाते थे, पर अब इस बार हमारे इंडियंस भी इंडिया ज्यादा घूमेंगे और बाहर वाले इनबाउंड यानी यूएसए, यूके और यूरोप के लोग भी इंडिया आने की करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो इतना नहीं हुआ है जितना यूरोप और यूएसए में मार पड़ी है कोरोना की। जी बिल्कुल सही सही कह रहे हैं आप। चलो अभी क्योंकि अभी समय भी 8:10। हाँ बताएं बताएं। हमारे को लगता तो है कि ट्रैवल एजेंसी का भविष्य उज्जवल है, पर जैसे थाई एयरवेज, वर्जिन अटलांटिक, बहुत सारी एयरलाइंस कह रही हैं कि हम लोगों ने, हमारा पट्टा बैठ गया है और हम लोग बैक कर रहे हैं। अगर हर गवर्नमेंट अपनी कंट्री की फ्लाइट्स को सपोर्ट करेगी चलने में और एयरलाइंस अगर बैक नहीं हुई, तो उम्मीद है कि एविएशन को अगर सपोर्ट मिलता है तो ट्रैवल एजेंसी का भविष्य उज्जवल है। पर हम जैसे एजेंट को 6 महीने अभी घर से निकाल के खाना है, और जो जीत गया वो ही आगे बढ़ पाएगा। ये हाल बिल्कुल सही बात है। क्या अब ये देखिए, समय हो चुका है, 8:10 हो चुके हैं और समय की भी एक पाबंदी है सब जनों के। यदि अपने को कोई बात, छोटी छोटी बात, लोगों को मैसेज देने की बात यदि रखनी हो, लोगों को एक मैसेज कि अब इस समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तो अपने जीवन में एक ही मैसेज देता हूँ कि अब समय आ गया घर से निकलने का, घर से निकलें। परंतु गवर्नमेंट ने जो नियम बनाए हैं, जो आपको हाथ धोने का काम करना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का आपको ध्यान देना है, आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मास्क पहनने की बात कही गई है, उन सब चीजों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। उस चीज को रह के ही आपको भी इस समय इस कंट्री में या कहीं पे भी जाना है तो आपको चीजों को देखना पड़ेगा। बाकी तो इस समय आदमी को मस्त रहना चाहिए। जितना बड़ा डर हमारे मन में है, उस डर को जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक हम इस जो समय है इसके अंदर जीत नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले अपने डर को निकालें। और दूसरी चीज जो राधेश्याम जी ने बोला, जो बहुत अच्छी चीज बोली, वो ये कि अपने इस समय के अंदर व्यक्ति को आत्मविश्वास की जो कमी नहीं आनी चाहिए। यदि उसमें आत्मविश्वास की कमी आ गई तो निश्चित रूप से उसको दिक्कत आएगी। बाकी अब अपने हिसाब से मैं निवेदन करूंगा अग्रवाल साहब से कि अपने कोई भी आपको मैसेज देना हो अजमेर के दर्शकों को, क्योंकि यूट्यूब के अंदर दायरा नहीं है, ये दायरा पूरा है, आपको देश दुनिया समय देख रही है, जो भी आपको मैसेज आप दीजिए। मेरा मैसेज तो यही है मेरे सभी मित्रों को, शहरवासियों को, उद्यमियों को, कि ये एक बहुत ही अलग तरह का संघर्ष हमने देखा है और सोना हरदम तप के निखरता है। तो मित्रों, हम सब भी इस संकट के समय में, इस संघर्ष में अब और मजबूत हुए हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आई हैं। हम और आगे बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे और इस देश का, हमारे देश का नाम विश्व में आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। गिरिधर तेजवानी जी, आप मैसेज। मैं थोड़ा इसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जोड़ूंगा। अजमेर का जो इतिहास है, आप उसमें देखेंगे कि वो युद्धों का इतिहास है और उन युद्धों में अजमेर कई बार उजड़ा और वापस बसा।
ये अजमेर की जो फितरत है कि कई बार उजड़ा है, मतलब जो आप इतिहास में जाएंगे ना तो पता लगेगा कि कितनी बार ये अजमेर लगभग तहस नहस हो गया, लेकिन वापस ही उभर के खड़ा हो गया। तो मुझे लगता है कि जो धरातल पे आए हैं, जैसा अभी अग्रवाल साहब ने कहा कि हम जब जीरो लेवल पे आ गए हैं, यहां से नई संभावनाएं, नई कोपल फूटेगी। और अजमेर वासियों का जज्बा है, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में, चाहे व्यापार के क्षेत्र में, या कई दूसरे और क्षेत्रों में, सब लोग मिलकर अजमेर को आगे बढ़ाएंगे और इसी जज्बे के साथ हमें आगे बढ़ना है। राधेश्याम जी चौहल साहब। बॉस, अजमेर को ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान को एक टूरिस्ट हब बनाएंगे ताकि विदेशी मुद्रा भारत में आ सके। खाली अजमेर मत बोलो, पूरे भारत को बोलो। सही बात है जी। समय की सीमा को देखते हुए हमारा दर्द है, अजमेर हमारा शहर है, ए फॉर अजमेर है, तो हम तो अजमेर के बाशिंदे हैं कि अजमेर सबसे पहले हमारे लिए। बिल्कुल ऐसा भाई, ऐसा वो जयपुर से बोल रहा है तो ये कहेंगे कि अजमेर पे क्यों फोकस कर रखा है। जी नहीं, अजमेर और उद्योग नहीं भैया, अभी तो जयपुर भी मेरा है तो अजमेर भी मेरा है। पर चूंकि हम लोगों को जो बिजनेस मिलता है वो विदेशी सैलानियों से बहुत अच्छा मिलता है, और जब विदेशी सैलानी भारत में आते हैं तो नेचुरली भारत में जो भी मुद्रा हमारी है वो भी होती है, और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, चाहे होटल इंडस्ट्री हो, चाहे आप ट्रांसपोर्टेशन देख लो, चाहे टूरिज्म देख लो, चाहे रेस्टोरेंट देख लो, चाहे हमारी परचेजिंग देख लो, सभी कुछ उसमें ऐड हो जाता है। फिर राधेश्याम जी चौहल साहब मैसेज दीजिए, फिर मीनाक्षी जी से लेंगे मैसेज। बिल्कुल सर, मेरा अजमेर वासियों को जो मैसेज है वो ये है, देखिए, जो मैंने अनुभव किया मैं तो उसकी बात करता हूँ। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, किसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं इकोनॉमिक्स जानता हूँ, लेकिन जो मैंने इस लॉकडाउन के पीरियड में समझा वही मैसेज के रूप में आपसे बात करना चाहता हूँ। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर बना, तो मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हुए इतना बोलूंगा कि अपनी डिपेंडेंसी कम करें। अभी हम जिन पर डिपेंड है उनसे डिपेंडेंसी कम करें। एक मैं ये चाहता हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मानता हूँ आप की बात करते आए, आवाज बंद हो गई, आवाज नहीं गड़बड़ा के साथ करते आ रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज नहीं आ रही है, आवाज कम आ रही है, शायद माइक थोड़ा नजदीक करिए आप। हाँ। आवाज आ रही, बहुत कम आ रही है। नहीं आ रही। तो मीनाक्षी जी आप मैसेज दीजिए। राधे जी ने बहुत पूरी बात अपनी रखी है, निश्चित रूप से आप मैसेज कोई हो तो मैसेज दीजिए आप, फिर कार्यक्रम को हम लोग समाप्त करें। मुझे जो अच्छा लगा ना, उन्होंने जो बात कही, पता नहीं उन तक आवाज जा रही नहीं जा रही है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के बात को जो दूसरे तरह से कहा, आत्मनिर्भरता की जगह अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लीजिए, अपनी जरूरतों को नियंत्रित कर लीजिए, आप सुखी हो जाएंगे। मेरे ख्याल से चौहल साहब यही मैसेज देना चाह रहे थे। बिल्कुल सही बात है। हाँ मीनाक्षी जी आप बताएं। मेरा मैसेज है बी पॉजिटिव, जो होगा बहुत अच्छा होगा। जो भी हमें इन दिनों में लेसन मिला है कम खर्च के अंदर, उनका कहने का तरीका है कि कम संसाधन कम खर्च के अंदर घर कैसे चलाया जाए या कैसे, और अगर जो पैसे की वैल्यू इन 60 दिनों में हमने सीखी है उसको बरकरार रखा जाए। और बी पॉजिटिव, हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए कि हम अब बहुत आगे जाने वाले हैं। जो हुआ
वो हो चुका, अब जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत अग्रवाल साहब, गिरधा तेजवानी जी, RS चौयल साहब, मीनाक्षी जी, आप लोग हमारे साथ जुड़े और अजमेर के लोगों को निश्चित रूप से इन सब चीजों का फायदा मिला है। ये पैनल कोई आज यहाँ समाप्त नहीं होगा, हम कई अलग अलग पैनलों के साथ में आपके साथ उपस्थित होंगे। यदि आप लोगों की अजीत अग्रवाल जी से वापस मिलने की इच्छा होगी तो निश्चित रूप से उनको भी वापस हम पैनल पे लेके आएंगे। RS चौयल साहब हमेशा हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे और निश्चित रूप से जब भी उनकी आवश्यकता, जब हमारी यहाँ के लोग कहेंगे निश्चित रूप से करेंगे। गिरधा तेजवानी जी तो हमेशा हमारे साथ जुड़े हुए ही हैं निश्चित रूप से। वैसे तो सभी लोग हमारे दिलो दिमाग से जुड़े हुए हैं और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद। शुक्रिया।